दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अब बारी आती है स्टूडेंट इस लेसन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो दोस्तों आपको बताते चलें बेटा कि न्यूमेरिकल वही छात्र अच्छे से सॉल्व कर पाएगा जिसको न्यूमेरिकल से संबंधित फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में इस लेसन के जितने फार्मूले हैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और इनको लगाने का तरीका आपको समझाऊंगा कि किस कंडीशन में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है और किस प्रकार उसको अप्लाई करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में पहला लेसन जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे महत्वपूर्ण फार्मूले को स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोग अपना कोई पेन लेकर के नहीं बैठे तो अपना कोई पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक और आप लोगों से कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट हम पहला फार्मूला लेंगे। इस लेसन का पहला फार्मूला है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या फार्मूला होता है आइए देखते हैं। देखिए आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला होता है, चलिए मैं पहले लिख कर दिखाऊंगा फार्मूला नंबर 1। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आवेश का ये बताऊंगा कि किस कंडीशन में फार्मूला आएगा। पहले समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का जो फार्मूला था स्टूडेंट ये होता है फार्मूला Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। ये पहला फार्मूला है जिसका क्या है देखिए Q इजिकल टू, जहाँ Q क्या आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात समझ में आ रही है? यानी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए Q है आवेश। Q क्या है आवेश। ठीक है, ये जो Q है ये क्या बेटा आपका आवेश है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये जो आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसको बताता चलूँ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है बेटा ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आवेश का क्वांटीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जहाँ Q क्या है आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और N का मान क्या संभव हो सकता है। N का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और डॉट ये इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन याद रखना N का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 5/7 नहीं हो सकता। इस प्रकार का N का मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए आपको पता चल चुका होगा आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या होता है Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कैसे सवालों में लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये फार्मूला लगाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रॉन आवेश दिया हो, क्या दिया हो आपको आवेश ज्ञात हो, क्या कहते हो आवेश ज्ञात हो। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात हो। आवेश का तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये जो E है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, -19 कूलाम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में लगभग दिया ही नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं कह रहा था आप लोगों को ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे आप लोग। देखिए जब आपको आवेश दिया हो, क्या दिया हो आवेश दिया हो। ठीक है, और जब आवेश दिया हो स्टूडेंट ठीक है तो आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, क्या पूछिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो जब आवेश आपको ज्ञात है इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको वैसे ही पता होगा। तो यह इसी फार्मूले से N का जब मान निकालेंगे, इसी फार्मूले से N का मान निकालेंगे तो N इजिकल टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट Q अपॉन E के बराबर हो जाएगा। बस समझ में आई मेरे कहने का मतलब ये है इसी फार्मूले को जो आगे लिखोगे तो यह जगह N इजिकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा, जहाँ N का मान आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या अगर पूछी गई है तो। ठीक है स्टूडेंट, और Q आवेश का मान आपको दिया होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होना चाहिए कितना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही पता है
इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है, और आपसे आवेश पूछा है, आवेश पूछा है, तो आप इसी फार्मूले से आवेश निकाल सकते हैं, Q बराबर NE। अगर आपको N का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में N का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, तो आवेश का मान यानी Q का मान आप इसी फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, अगर आपको आवेश दिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो Q/E के रूप में फार्मूला लगाएंगे, जहां आवेश आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये पहला फार्मूला था आवेश का क्वांटीकरण। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 2 की ओर, ठीक है। एक बार वो बता चलूँ कि n का मान हमेशा 1 2 3 की फॉर्म में होता है, 1/2 3/2 या 3/5/3 के रूप में नहीं होता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता है, मैंने आपको जब थ्योरेटिकल सिलेबस पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है, तो मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था आवेश के गुण, तब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये पता अभी तक नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर के इस लेक्चर को देखेंगे, जहाँ पे मैंने आवेश वैद्युत आवेश के गुण के नाम से ये पढ़ाया, उसको देखें तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं इसके दूसरे फार्मूले की ओर। नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला क्या है, अगर दो बिंदु आवेश मान लीजिए मैं कह देता हूँ, एक को कहता हूँ Q1, दूसरा है मान लीजिए Q2, ठीक है स्टूडेंट, और ये एक दूसरे से मान लीजिए R दूरी पर है, कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, R दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, कूलाम के अनुसार वो कितना होता है, वो होता है F = 1/4πε0 और Q1 Q2/R²। यानी कहने का मतलब ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, इतना होता है। जब भी आपको दो आवेश दिए हों, क्या दिए, दो आवेश दिए हों, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस दी हो, उनके बीच का लगने वाला बल पूछा हो स्टूडेंट, ठीक है, तो आप किस फार्मूले से निकालोगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R² के माध्यम से निकालोगे। और जहाँ ये जो 1/4πε0 है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू मैं अभी लिख कर बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो होती है 9.0 × 10⁹ होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ε0 है, इसका नाम क्या है, ε0 या ε0, इसका मान होता है स्टूडेंट 8.85 × 10⁻⁻12 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल की वैल्यू कितनी होती है, 9.0 × 10⁹ होती है, और अगर खाली ε0 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 के इक्वल्स होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस फार्मूले से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आपको ज्ञात हो सकता है यदि आपको उनके बीच की दूरी दी हो स्टूडेंट, ठीक है। तो इस फार्मूले को देखिए, अगर आपको कभी कभी होता है क्या है, इनके बीच का लगने वाला बल दिया होता है, आवेश के परिमाण दिए होते हैं, R का मान भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, इनके बीच की दूरी पूछ ली जाती है, तो दूरी बेटा इसी फार्मूले से निकल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फार्मूला नंबर 3 की। तो स्टूडेंट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करूंगा, रब करने के बाद आपको तीसरा फार्मूला आपको समझाऊंगा। तो अगर दोनों फार्मूला आपको अच्छे समझ में आए तो आप लोगों को चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, चलिए। तो चलिए देखिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए फार्मूला नंबर 3 पढ़ेंगे हम। फार्मूला नंबर 3 है वैद्युत क्षेत्र के, किससे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। देखिए, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है बेटा, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखी जाती है। फार्मूला नंबर 3 क्या है, देखिए नाम लेता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, E = क्या होता है आप लोग के पास, ये होता है F/Q0। ये फार्मूला कहाँ से अप्लाई होता है इसको बताता हूँ। इसको लगाने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, क्या दिया, ये आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है बेटा, क्या रखा है, Q0। तो आप जानते हैं कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, अगर वो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो, F हो, क्या बेटा, F, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अगर F का मान पता है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और परीक्षण आवेश का मान दे रखा है, तो आप इन दोनों को वैल्यू रख करके आप वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। देखिए स्टूडेंट, एक बार और बताता चलूँ, कभी कभी होता क्या है कि आपको E का मान दे रखा होता है, क्या का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, और परीक्षण आवेश का मान दे रखा होता है, तो पूछता है कि इस पर परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा। यानी यहाँ से हम बल का मान भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको E का मान पता हो स्टूडेंट, तो आप यहाँ से F का मान भी निकाल सकते हैं।
यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, कैची गुणा करके निकालेंगे तो F इजिकल टू कितना आ जाएगा स्टैंड, ये आएगा आपका Q नॉट E के इक्वल्स आएगा। इस बात को याद रखें कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेशित कण पर जो बल लगता है वो कितना लगता है बेटा, F इजिकल टू Q नॉट E के इक्वल्स लगता है, ठीक है। और अगर आप इसको आप वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए तो F अपॉन Q नॉट हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि देखिए F क्या है न्यूटन, बल कहाँ तक होता है न्यूटन, और आवेश कहाँ तक क्या कूलाम, क्या है कूलाम, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। किसका मात्रा बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम स्टैंड, ठीक है। चलिए मैं बहुत थोड़ा ऊपर होकर लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखें न्यूटन पर कूलाम, किसका मात्रक है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले दोनों चीजें पता चल सकती हैं स्टैंड, ठीक है। अगर आपको बल दिया है, परीक्षण आवेश की वैल्यू दी है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप ई का मान निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ई की वैल्यू दे रखी होती है, बल का मान पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं स्टैंड, यानी किसी भी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बल लगता है वो इतना बल लगता है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये पहला फार्मूला है, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला और है, मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए ध्यान से समझे स्टैंड। देखिए फार्मूला नंबर ये 3 हो गया, और देखिए फार्मूला नंबर 4, फार्मूला 4 क्या है जरा, इसी से संबंधित फार्मूला रहेगा। अगर मान लीजिए कोई परीक्षण, ये कोई आवेश है, सॉरी मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है, और मान लीजिए ये r दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है ये P है, ठीक है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर तीव्रता आपसे पूछी जाए बेटा यहाँ पर तीव्रता, यानी तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा E इजिकल टू 1/4πε0, ठीक है, और ये Q अपॉन R², बात समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखिए समझिए मेरी बात को ध्यान से, एक बार ध्यान से समझें, एक बार फिर से ध्यान समझें मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बल का मान दिया है और परीक्षण आवेश का मान दिया है, तो फार्मूला आप ई का मान निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको बिंदु आवेश का मान दिया है, ठीक है, और r दूरी पर तीव्रता निकालनी है, यानी r का मान आपको दिया होगा फार्मूले के अनुसार डिस्टेंस, ठीक है, तो आप तीव्रता निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखें परीक्षण आवेश के केस में तीव्रता ये होती है, और बिंदु आवेश के क्षेत्र में उससे r दूरी पर तीव्रता के लिए फार्मूला ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो देखिए फार्मूला नंबर 3 और 4, ठीक है, आप इसको नोट करिए, हम इसको रब करने वाला हूँ। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। तो बात करते हैं इसके फार्मूला नंबर 4 की। देखिए फार्मूला नंबर 4 क्या है, देखिए स्टैंड, एक टर्म्स आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला नंबर 4, ये 5वां फार्मूला है स्टैंड, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मान है, क्या सूत्र है इसका, समझे। देखिए इसको हम बेटा P से लेते हैं, किसे लेते हैं P से। P इक्वल होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। परिभाषा कैसे बताते हैं इसकी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, Q इंटू 2L लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। मात्रा क्या होगा, Q आवेश, आवेश का मतलब होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, ठीक है। 2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हाँ L है कोई दूरी का होता है मीटर, तो मात्रक होता है कूलाम मीटर। याद रखना, इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। ये क्या है, कूलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। एक बार और बात पता चलूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है ये एक सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं ये वैद्युत द्विध्रुव बताऊँ, मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए इसको मैं A कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं B कह देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है। तो अब इसके बीच की दूरी क्या होती है, वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी होती है बेटा 2L, कितनी होती है ये 2L होती है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत ध्रुव का किसी एक आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण लिख लो, यानी Q लिख लिया, और इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो इनकी जो गुणनफल होता है, इनका जो गुणनफल होता है वही कहलाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। यानी P की जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की
और होती है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यानी ई की जो डायरेक्शन आती है वो क्या होती है, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, सॉरी प्लस से माइनस की ओर। ये किसकी डायरेक्शन है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे वैद्युत आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, ठीक है, यानी इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस आवेश से दूर की ओर होती है और माइनस आवेश की ओर को होती है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे इसका अगला। अब देखिए बेटा ये फार्मूला नंबर 5 हो गया। अब फार्मूला नंबर 6 इसी से रिलेट करते हुए देखिए वैद्युत ध्रुव की दो स्थिति होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थिति होती है, नंबर 1 अक्षीय स्थिति, नंबर 2 निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फार्मूला क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, अब मैं उसको आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है और स्थिति के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए स्टैंड अब मैं इसको अच्छे से डायग्राम को और बना रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके अगले फार्मूले के लिए, ठीक है। चलिए साफ करूँ मैं इसको। तो देखिए स्टैंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए मैंने आपको बनाया ये क्या एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या बनाया ये वैद्युत ध्रुव बनाया स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए इस पर प्लस की चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस की चार्ज यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा इसके बीच की दूरी कितनी होती है, ये 2L होती है, क्या होती है बेटा 2L, ठीक है। देखिए हमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति में तीव्रता कैसे निकालते हैं, जैसे ये ए बी मैंने कहा ना, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी अक्ष के समांतर तीव्रता निकालूं, चाहे तो मैं इस ओर तीव्रता निकालूं या इस ओर तीव्रता निकालूं बेटा, तो ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। एक बार ध्यान से समझें, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए ये मेरा जो मार्कर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ ए बी बनाया, ये क्या वैद्युत द्विध्रुव है। अगर मैं इसकी अक्ष के समांतर इस ओर किसी तीव्रता निकालता हूँ या इस ओर किसी तीव्रता निकालता हूँ, ठीक है, तो ये कहलाती है वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति, यानी वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर जब तीव्रता निकालते हैं किसी बिंदु पर स्टूडेंट, ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाती है, ठीक है। और इसमें तीव्रता का सूत्र क्या होता है मैं बताता हूँ। फार्मूला नंबर 6 अक्षीय स्थिति में तीव्रता यह होती है बेटा, अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है। देखिए ये वैद्युत ध्रुव है तो मान लीजिए इसकी अक्ष यही होगी, इसके अर्थ को मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु इस टाइप से है पी, ठीक है, और मैं यहाँ तीव्रता निकालूँ इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर तीव्रता का फार्मूला आता है वो ई इजिकल टू आता है स्टूडेंट, ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आता है 2p। याद रखें बहुत ध्यान से समझे बेटा, क्या होता है ये 2p/r की क्यूब के बराबर होता है। कितना होता है 2p/r की क्यूब के बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं आपको बता दूं, यानी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू के इक्वल्स होता है। इसका फार्मूला मात्रक तो वही होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं वैद्युत ध्रुव की एक स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति या लंबसम द्विभाजक की स्थिति। तो ये केस कब होता है, ये स्थिति कब होती है जब हम इसकी अक्ष के समांतर तीव्रता निकालते हैं, यानी फार्मूला नंबर 7 जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। यानी अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए मैंने आप इस अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली, मान लीजिए इस ओर तीव्रता निकाली यहाँ पर इसी बिंदु P पर, ठीक है, तो ये क्या निकली है, इस अक्ष के वैद्युत ध्रुव की जो अक्ष होगी बेटा इसके समांतर निकली है। लेकिन निरक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता निकालते हैं तो इसकी अक्ष के लंबवत तीव्रता निकालते हैं, बात समझ आ रही है। यानी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता निकाली जाती है बेटा तो वैद्युत ध्रुव की अक्ष के लंबवत तीव्रता निकालते हैं, जबकि अक्षीय में क्या करते हैं इसके समांतर तीव्रता निकालते हैं, बात समझ आ रही है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या करते हैं हम इसकी अक्ष के लंबवत तीव्रता निकालेंगे, चाहे ऊपर की ओर को चाहे नीचे की ओर को। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं निरक्षीय स्थिति के लिए बात कहूँ तो तीव्रता निकलेगी या तो उसके ऊपर की ओर को, क्योंकि अक्ष अगर इसकी ऐसे है, बात समझ में आ रही है, तो लंब इस पर ऐसे भी हो सकता है, लंब इस पर ऐसे भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं कहूँ कि निरक्षीय स्थिति मान लीजिए कोई बिंदु ये, ठीक है, मान लीजिए P पहले यहाँ पर था, मान लीजिए वो P कहाँ है बेटा आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर जब तीव्रता निकालेंगे बेटा इस बिंदु P पर जो तीव्रता का मान निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान कितना आएगा, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अक्षय के लिए तो ये अलग केस था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जब इसकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालते हैं, ये लंब समद्विभाजक स्थिति में तीव्रता निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लंब समद्विभाजक इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जब ये लाइन में ड्रॉ करूंगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर और दूसरा इधर, यानी इस पर ये लंब का काम करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा तो निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है आप लोगों के लिए समझे बात को, ये होता है E इक्वल टू
1/4πε0, ठीक है, और p/r के क्यूब होता है स्टूडेंट। क्या होता है? p/r के क्यूब होता है, ठीक है। r क्या होती है? r होती है बेटा इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु प्रेक्षण बिंदु जहाँ पे तीव्रता निकालनी है इसकी डिस्टेंस होती है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहा हूँ r का मान क्या होता है, तो r का मान जो अक्षय से बता रहा था वो ये होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे यार ध्यान से देखें, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है, जबकि फार्मूला देखो बिल्कुल सेम है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अक्षय में क्या होता है, यहाँ पे 2p होता है, लेकिन निरक्षीय में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे केवल p ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फार्मूला नंबर 5, 6, 7 अब इसका 8वां फार्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा वाकई में समझ में आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार 12th क्लास का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं इसको रब करने वाला हूं और आपको फार्मूला नंबर 8 पढ़ाने वाला हूं। चलिए पढ़ाता हूं फार्मूला नंबर 8 क्या, देखिए ध्यान से। देखिए फार्मूला नंबर 8 है बेटा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जैसे ये भी वैद्युत द्विध्रुव था है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं थीटा कोण बनाते हुए, यानी जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, कितना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कार्य करता है। यानी कहने का मतलब ये फार्मूला नंबर 7 में नंबर 5, 6, 7, ठीक है, 8वां फार्मूला है। 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट में भूल भी गया हूँ, मैं अब कर चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी सारी वैद्युत बल रेखाएं क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, और उन एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे के जो बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये कोई क्या वैद्युत द्विध्रुव है, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लीजिए ए है बिंदु और ये बी बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, बीच की दूरी 12 होती है, बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की आवश्यक बीच की दूरी, ठीक है। तो अब इस पर कितना टॉर्क काम करेगा, कितना वैद्युत बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है। तो इस पर आएगा जो फार्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, में लिख देता हूँ इसको वैद्युत द्विध्रुव, आपकी एक्सरसाइज में सवाल है इस टॉपिक पर, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र आएगा स्टैंड वो आएगा, ये टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी ई साइन थीटा। तो ये वो फार्मूला है बेटा जो आपको जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर रखते हैं, बेटा क्या रखते हैं, थीटा कोण बनाकर रखते हैं, तो टॉर्क आपसे पूछा जाए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जाए, तो लगाएंगे टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पी का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा क्या है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का बना हुआ कोण है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थीटा पता हो, पी और ई की वैल्यू पता हो, तो आप यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। मात्रा का इसका न्यूटन मीटर होता है, मात्रा का इसका न्यूटन मीटर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा यह है जो टॉर्क है, टॉर्क की भी एक सदिश राशि होती है, टॉर्क की भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र ई और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं इसके अब नेक्स्ट फार्मूले की, याद रखना इस केस के लिए जो फार्मूला है बेटा वो ये फार्मूला है, जब हम वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर रखते हैं बेटा, तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, इतना इस पर टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के इक्वल आपका टॉर्क यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कार्य करता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं फार्मूला नंबर 9 की। फार्मूला नंबर क्या 9 है, देखिए बेटा आपका एक टर्म्स आएगी यहाँ पे घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण क्या होता है, अभी घन कोण को समझें। देखिए घन कोण का जो फार्मूला होता है इसको ओमेगा से लिखते हैं या फिर डी ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ देखिए घन कोण, क्या लिखता हूँ बेटा, घन कोण क्या होता है फार्मूला, घन कोण होता है बेटा डी ओमेगा, क्या होता है, ये होता है बेटा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये कौन सी स्थिति होता है, जब कोई पृष्ठ बिल्कुल गोल होता है, जब कोई पृष्ठ बिल्कुल गोल होता है, ठीक है, तो इसके लघु क्षेत्रफल द्वारा, इसके लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है बेटा, ठीक है, यही कोण क्या कहलाता है आपका डी ओमेगा या ओमेगा कहलाता है, जहाँ ये क्या इसकी त्रिज्या है। मान लीजिए इसका छोटा क्षेत्रफल ये है, मान लीजिए अगर पूरा क्षेत्रफल ए है तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, ये डी ए है स्टूडेंट, क्या है ये डी ए है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा, छोटे से क्षेत्रफल द्वारा कोले के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा, घन कोण क्या होगा वो डी ओमेगा, उसका कहते हैं डी अपॉन आर स्क्वायर का बराबर होगा। मात्रा क्या है इसका, मात्रा का स्टे रेडियन, क्या स्टे रेडियन, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी स्टूडेंट, ठीक है।
तो अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए इसका घनकोण का दूसरा फार्मूला और होता है थीटा के रूप में। तो घनकोण का दूसरा फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर होता है स्टैंड, ये होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एंगल के रूप में आपसे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला फार्मूला आएंगे, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात देखिए यहाँ पर डी ओमेगा दोनों शब्द आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें, पूरा क्षेत्रफल कितने कोण बनाएगा, तो फिर ओमेगा फार्मूला बेटा ये होता है ओमेगा बराबर ए अपॉन ए में फार्मूला लिख रहा हूँ 4 पाई, क्या होता है बेटा 4 पाई। ये चीज़ भी आपको मैंने पढ़ाई है। ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, यानी पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो घनकोण होता है ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर डी शब्द नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ओमेगा कितना होता है आपका 4 पाई स्टेरेडियन, एस टी से लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं बेटा एस टी से लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। ये फार्मूला नंबर 9 था स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इससे अगले फार्मूले की, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रब करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, देखिए इसका फार्मूला अगला क्या है। अगला फार्मूला है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स का स्टैंड फार्मूला नंबर कितना था, ये मैं फिर से भूल गया, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ ऐसे 10, जो भी होगा आप देख लेना, आप मैच कर लेना, ठीक है। तो फार्मूला नंबर नेक्स्ट क्या है, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है स्टैंड समझे, इसको लिखते हैं मैडम फाई ई से। कैसे लिखते हैं बेटा फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू होता है बेटा आपका ई डॉट डी ए, ठीक है। यह इसको और खोलेंगे बेटा तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू होता है ई डी ए कोस थीटा। क्या होता है ई डी ए कोस थीटा, ये इसका मान आ गया स्टैंड, ठीक है। जब भी आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए स्टैंड, ठीक है, तो क्या होगा आपका होगा ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा ई डी ए कोस थीटा होगा। अगर आपको थीटा पता है, अब वो उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब क्वेश्चन की कंडीशन पे देखेंगे जितना आपको थीटा देगा और आपको ई और डी का मान देगा, उसको लगा हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद ये रखना होगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी का होता है या ई डी ए कोस थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा क्या है वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए के बीच का कोण है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले फार्मूले की। चलिए अब देखिए अगला फार्मूला क्या है, यानी फार्मूला नंबर 10 तो हो चुका है, 11 यानी फार्मूला नंबर 11 क्या होता है। 11 देखिए आप देखते हैं, ये 11 है आपका बेटा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट अर्थात गॉस की प्रमेय का कथन क्या होता है। देखिए गॉस की प्रमेय का कथन होता है, यानी अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर कोई बंद पृष्ठ है बेटा, क्या है कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, क्या रखा है बेटा प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और प्लस क्यू चार्ज की बेटा ये क्वालिटी होती है कि इससे वैद्युत बल रेखा निकलती है, क्या निकलती है वैद्युत बल रेखा निकलती है, क्या निकलती है वैद्युत बल रेखा, ये सभी डायरेक्शन में निकलती हैं, ठीक है। और समझ में आ रही है। तो अगर किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तो वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, वो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब बात यह है बेटा कि गाउस ने यह बताया कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है यानी फाई ई होता है बेटा, याद रखना मैं नाम बता रहा हूँ, फाई ई जो होगा ये होता है इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए एक बार फिर से समझे मेरी बात। देखिए ये बात ये भी फाई ही है, ये फाई ही है, लेकिन ये खुले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बात कर रहा हूँ खुले पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या बेटा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट में, चलिए मैं पहचान करके लिख देता हूँ गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। गॉस की प्रमेय क्या होती है इक्वल टू फाई ई इक्वल टू होता है क्यू इंटू 1/ε0, यानी उन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा है तो उस पृष्ठ से पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है अर्थात निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उनका मान कितना होता है, इस आवेश का कितने गुना होता है 1/ε0 गुना होता है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आगे फार्मूला नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। तो याद रखें ये फार्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया गॉस के नियम का स्टेटमेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके आगे की बात करूंगा, यानी आगे की बात मैं करूंगा गॉस के प्रमेय के जो मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाए, गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग आपको पढ़ाए उनमें क्या क्या फार्मूले आए थे वैसे की तीव्रता के, ठीक है, उनको मैं देखने वाला हूँ। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए फार्मूला नंबर हम 12 डिस्कस करेंगे ये। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको गॉस की प्रमेय का एक स्टेट वो पढ़ाया था अनुप्रयोग, ठीक है, पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था आप लोगों को, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का कोई चार्ज, कोई लंबा तार है ये जिसपे प्लस की चार्ज एक समान रूप से वितरित है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लंबाई का है, क्या ये इनफाइनाइट लंबाई का, कितना बेटा, इनफाइनाइट लंबाई का, ठीक है। तो इससे अगर r दूरी पर, इससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इस P पर अगर मैं E का मान निकालना चाहूँ तो इसका मान कितना आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 12 की, फार्मूला नंबर 12 यानी आवेशित तार के कारण, आवेशित तार के कारण या के समीप या निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन को आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में, ये आता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन r के बराबर आता है, ठीक है, जहाँ लैम्डा क्या, रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा क्या बेटा आपका, मैं लिख देता हूँ, लैम्डा = क्या है आपका, लैम्डा = होता है आपका Q/L, क्या होता है Q/L, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको, ठीक है, घनत्व, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि लैम्डा = होता है Q/L होता है स्टैंड, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा था कि फार्मूला नंबर 12 क्या होता है, जब हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके, सॉरी गॉस की प्रमेय का यूज करके किसी आवेशित तार से उससे r दूरी पर तीव्रता निकालते हैं तो फार्मूला क्या आता है, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r के इक्वल आता है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फार्मूला नंबर इसके 13 की, अर्थात 13वां फार्मूला। चलिए अब मैं इसको नीचे साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, फार्मूला नंबर 12 तो हो गया ऑलरेडी, ये है आपका 13 फार्मूला क्या होता है, अगर कोई अनंत विस्तार वाली, मैंने जो आपका गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाया था, ये तो पहला अनुप्रयोग था, दूसरा अनुप्रयोग आपको पढ़ाया था, अगर कोई अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट है, ठीक है, अचालक प्लेट यानी इस पर जो चार्ज अब एक समान रूप से वितरित है स्टैंड, यानी एक जगह पड़ा हुआ है, ये कैसी प्लेट है, अचालक प्लेट है स्टैंड, ठीक है। तो इसके कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है स्टैंड, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, ये मान लीजिए P है स्टैंड, तो यहाँ पे जो तीव्रता है वो कितनी आती है इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए समतल अचालक प्लेट के कारण तीव्रता, समतल अचालक प्लेट के कारण तीव्रता का जो सूत्र आता है स्टैंड वो आता है आप लोगों के पास, E = होता है माफ कीजिए, तीव्रता के लिए फार्मूला नहीं होता है, ये होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। नोट करें इसको, न्यूटन प्रति कूलम स्टैंड, ठीक है। मात्र वो तो E का मान निकल रहा है, E का मान निकल रहा है, देखिए अब इससे पहले ही मैंने E के मान निकाले हैं, लेकिन ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ रही होगी। और जहाँ सिग्मा क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा और r क्या होता है, सिग्मा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ये होता है बेटा आपका Q/A, क्या होता है Q/A होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, लैम्डा क्या था, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। जहाँ इसको परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो किसी तार की एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर यानी L का मान जब 1 रखोगे तो लैम्डा का बराबर हो जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, तो परिभाषा बन जाएगी लैम्डा का बराबर आ गया, Q के बराबर आ गया, लेकिन कब जब L का मान 1 है तब। तो यह परिभाषा बता सकते हैं, अगर पूछी जाए आपसे रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो किसी तार की एकांक लंबाई पर उस स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, बात समझ में आ रही है। अच्छा इसको अगर आपसे पृष्ठ आवेश घनत्व पूछ लिया जाए, पृष्ठ आवेश घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल यानी ए का मान अगर 1 ले लें हम, ए का मान कितना ले बेटा 1, तो सिग्मा का बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र, मान लीजिए ये प्लेट का मैंने एकांक क्षेत्रफल यानी इसको मैंने कह दिया ए का मान 1 कह दिया, कितना कह दिया, ए का मान 1 वर्ग मीटर कह दिया, ठीक है। तो कहूँगा कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मात्रा यहाँ से बता सकते हैं कूलम, इसे अगर यहाँ सिग्मा का अगर मात्रा बताना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर हो जाएगा, Q का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, और L का मात्रक क्या हो जाएगा आपका बेटा मीटर हो जाएगा, तो यह कूलम प्रति मीटर हो जाएगा लैम्डा का मात्रक, लेकिन सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें क्या ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ये क्या लैम्डा आपका आवेश का रेखीय घनत्व, चाहे तो लिख सकते हैं लैम्डा क्या आवेश का रेखीय घनत्व है
और सिग्मा क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग हमने जो आपको पढ़ाया था। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए स्टैंड साफ करते हैं इसको। तो अगर बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है टॉपिक पूरा, तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टैंड, ठीक है। अगर ये फार्मूले बेटा आपको याद हो गए तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टैंड, ठीक है। चलिए फार्मूला नंबर 14 हम लिख लेते हैं पहले से, कई से पहले की तरह भूल जाएं। फार्मूला नंबर 14 स्टैंड, ठीक है। अच्छा देखिए फार्मूला नंबर 14 में बताऊंगा कि देखिए ध्यान से समझें। देखिए स्टैंड, देखिए अगर मान लीजिए ये अनुप्रयोग नंबर मैंने आपको 3 में पढ़ाया था। देखिए अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या बेटा ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज से मुझे आर दूरी पर तीव्रता देखनी है, क्या देखनी है, आर दूरी पर तीव्रता देखनी है, लेकिन गॉस के प्रमेय के आधार पर देखनी है। किस पर देखनी है बेटा, गॉस के प्रमेय के आधार पर देखने। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर तीव्रता बताने के लिए मुझे एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस बिंदु पर जब तीव्रता का जब मैं मान निकालता हूँ बेटा, तो इसका मान कितना आता है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, ये होती है E=1/4πε0 और Q/r² के बराबर होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला तो हमने पढ़ा था, लेकिन फार्मूला तो पढ़ा था स्टूडेंट, ये जो तीव्रता आती है गॉस के प्रमेय के अनुसार आती है। फार्मूला वो भी यही था और जो मैंने लिखाया था तो आप देख ही पा रहे हैं फार्मूला सेम है। तो ये जो हमने गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा था उसके बेस पर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर जब तीव्रता निकालते हैं तो उसका फार्मूला का मान कितना आता है, का मान E=1/4πε0 Q/r² के बराबर ही आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फार्मूला नंबर 15 की, ठीक है। याद रखें ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख करके बताया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा फार्मूला नंबर 14 क्या देखिए। अब मैं देखिए 14 के लिए फार्मूला बताऊं। मान लीजिए अगर कोई गोलीय कोश है, अगर कोई बेटा गोलीय कोश है, बेटा ये गोलीय कोश डिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे इससे बाहर तीव्रता निकालनी है, गोलीय कोश के बाहर का मैं तीव्रता निकालूँ। मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, अगर मैं यहाँ पर तीव्रता निकालूंगा बेटा तो कैसे निकालूंगा। देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था ये भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है ना। तो देखिए यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए फिर से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने आपको पढ़ा भी दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने जब प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इसके पृष्ठ पर आ जाता है, वो कहाँ फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है। तो इस गोलीय कोश के कारण बेटा 3 स्तर तीव्रता निकालनी है। एक तो इसके बाहर निकालनी है, यानी कैपिटल आर त्रिज्या आप देख पा रहे हैं, ये क्या गोलीय चालक है। अब इससे बाहर क्या बिंदु पी है, यानी इस केस में क्या है गोले के बाहर, यानी गोलीय कोश के बाहर की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल आर है, ये आर ये यानी यहाँ मैं ओ नाम दूँ तो ये क्या आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो ओ से पी तक क्या है आर है, ये बड़ा है किससे यहाँ तक, ये इसकी त्रिज्या से। यानी कहने का मतलब ये गोले के बाहर जो तीव्रता का सूत्र आता है वो आता है E=1/4πε0 और Q/r² के बराबर ही आता है, न्यूटन पर कूलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला तो फिर से ऊपर वाला आ गया, ये फार्मूला तो फिर से ऊपर वाला आ गया, लेकिन बेटा ये गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, ये वो एक उससे अलग अनुप्रयोग है। जब आप वीडियो को मेरे जितने वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाए, जब सीक्वेंस से आप देखते हुए आएंगे बेटा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि सर मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग दूसरा था, ये इसका और दूसरा अनुप्रयोग है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र था और ये किसी गोलीय कोश के कारण तीव्रता का सूत्र था। बात वही है कि लेकिन इस फार्मूला आ रहा है, लेकिन इसका इसको प्रूव करने का तरीका अलग था, इसको प्रूव करने का तरीका अलग था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जब हम पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं, ठीक है, पृष्ठ पर जब पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं तो पृष्ठ पर निकालने के लिए जो बिंदु पी है वो यहाँ ना रह करके वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस स्थिति में आर और आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब यहाँ तीव्रता निकालूंगा तो ये आर है तो ये भी आर है, यानी पृष्ठ पर क्या हो जाता है बेटा, ये आर और ये कैपिटल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये का मान क्या हो जाता है पृष्ठ पर, देखिए किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 1/4πε0, ठीक है, Q हो जाएगा Q बेटा, और ये हो जाएगा आपका आर यहाँ पर था कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जाएगा इस आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल आर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर स्क्वायर स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। यानी जब हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
पेस्ट पर तीव्रता निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर के बराबर है। कोई अंतर नहीं है, इस वाले r की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कैपिटल R को, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस गोले को इसके भीतर तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर भीतर यानी मान लीजिए अब तो बिंदु हमने यहाँ पे लिया, इसके बाहर भी लिया था P, इसके पेस्ट पर P लिया। अब मैंने कहूँ कि बिंदु P इसके यहाँ पर अंदर ले लें, कहाँ ले लें, यहाँ पे P ले लें, यहाँ पर तीव्रता निकालें, यानी गोले को इसके भीतर तीव्रता निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। ये मैंने आपको बताया था ये कि गोले को इसके भीतर जो होती है तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। कारण क्या है कि गोले को इसके भीतर वैद्युत आवेश नहीं होता, अर्थात चार्ज का मान वहाँ पे 0 होता है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, तो फार्मूला नंबर 15 का एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट यानी तीसरा पार्ट क्या है, गोले कोष के भीतर तीव्रता, गोलीय कोष के भीतर तीव्रता जो आती है बच्चों को कितनी आती है, वो आती है E = 0। E = कितना आता है, 0। 0 का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने वहाँ पे आपको एक कहानी भी समझाई थी कि गाउस ने एक प्रयोग किया था, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पूरी कहानी मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में समझाई है जब मैंने ये आर्टिकल आप लोगों को प्रूव कराया था। जब उस लेक्चर को आप देखेंगे, अब मेरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ रियल में किसी खोखले गोले के भीतर आवेश नहीं रहता स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने वहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल देकर आपको वो बात समझाई थी, ठीक है। तो गोले को उसकी 3 स्थिति में तीव्रता निकालते हैं, गोले को इसके बाहर, गोले को इसके पृष्ठ पर, तो यहाँ पर तीव्रता के मान ये रहते हैं। लेकिन इसके भीतर जब बात करते हैं गोले को इसके भीतर तीव्रता मान कितना होता है, 0 होता है। कारण क्या है, वहाँ पर चार्ज नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। और जब आवेश नहीं है तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर मैं 0 रख दूँ तो ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में यही तो होता है कि चार्ज का मान 0 होता है, यहाँ पे चार्ज होता ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चार्ज कहाँ रहता है, इसके कहाँ रहता है, इसके पृष्ठ पर रहता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके भीतर वाली बात करता हूँ, वैसे कि तीव्रता की बात करता हूँ, इसके गोले को उसके अंदर जब बात करता हूँ तो तीव्रता मान कितना आता है, 0 आता है। चलिए अब बात करते हैं फार्मूला नंबर 16 का, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर साफ कर रहा हूँ। चलिए अब फार्मूला नंबर 15 हम पढ़ेंगे। क्या है, देखिए जब दो प्लेटें आपके पास, एक प्लेट, 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। मान लीजिए इस टाइप से 2 प्लेटें हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और मान लीजिए एक ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर रखी है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इन प्लेटों के बीच में अगर तीव्रता देखें, मान लीजिए बिंदु P है, ये मैंने कल ही वीडियो लेक्चर डाला था ये वाला, ठीक है। थ्योरिकल का ही लास्ट वीडियो था, ठीक है। P है और मान लीजिए हम बिंदु क्या, ये P' है, ठीक है। तो यानी प्लेटों के भीतर जो तीव्रता आती है वो कितनी आती है, मैं फार्मूला नंबर लिख रहा हूँ 16। प्लेटों के भीतर जो तीव्रता आती है कितनी आती है स्टैंड, वो आती है E = σ/ε0 के बराबर आती है, σ/ε0 के बराबर आती है, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से समझें, 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव रहती है, दूसरी नेगेटिव रहती है, और दोनों अचालक प्लेटें होती हैं। उनके बीच से जब तीव्रता निकालते हैं, बीच में किसी बिंदु पर यानी P पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखा प्लेटों के भीतर, सॉरी बीच लिख देता हूँ मैं भीतर की जगह, प्लेटों के बीच, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लेटों के बीच, ठीक है। तीव्रता कितनी होती है, बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, σ/ε0 के बराबर होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना कि जब प्लेटों की बात करते हैं, प्लेटों की बात करते हैं तो तीव्रता के फार्मूले में R की वैल्यू नहीं आती है, R की वैल्यू नहीं आती है, R का मान नहीं होता है। यानी प्लेटों के केस में तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, प्लेटों की अगर हम बाहर बात करें, कहाँ, P' पर बात करें, तो ये तो बात थी आपके P पर, प्लेटों के बीच में, देखिए P' की बात करता हूँ, प्लेटों के बाहर तीव्रता की बात करता हूँ। बाहर तीव्रता कितनी रहेगी, देखिए तो ये रहेगी E = रहेगा बेटा आपका 0। कितना रहेगा, 0। कहने का मतलब मेरा ये बच्चों कि प्लेटों के बाहर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। जैसे आवेश गोले कोष के भीतर तीव्रता 0 होती है, इसी प्रकार प्लेटों के बाहर, ठीक है, तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये P' की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ बेटा, ये P' के लिए कंडीशन है ये वाली, ठीक है। P' प्लेटों के बाहरी तो है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लेटों के बाहर जो बिंदु, कोई भी बिंदु रहेगा उस पर तीव्रता कितनी रहेगी आपकी, 0 रहेगी। जबकि प्लेटों के बीच में तीव्रता का मान कितना होता है, σ/ε0 के बराबर होता है। ये 2 प्लेटों के लिए बात करता हूँ। देखिए जब सिंगल प्लेट होती है तो तीव्रता कितनी होती है, एकल प्लेट के लिए तीव्रता जो होती है, अगर एक प्लेट है आपके पास तो तीव्रता होती है आपके पास, ये होता है आपका σ/2ε0।
लेकिन जब मैं एक प्लेट की बात करता हूँ, केवल एक प्लेट हो तो तीव्रता इतनी होती है, लेकिन जब दो प्लेट एक साथ आती हैं बेटा, ठीक है, तो तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एफ नॉट करा होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 होता है, ये एक प्लेट के लिए, सिंगल प्लेट के लिए तो तीव्रता का फार्मूला ये होता है, लेकिन डबल प्लेटों के लिए बात करता हूँ तो तीव्रता का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है। इस बात का अंतर को ध्यान में रखें बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यही वो फार्मूले थे जो इस लेसन के कितने फार्मूले हो गए, फार्मूले 15 फार्मूले हो गए लगभग, ठीक है। तो ये वो फार्मूले बेटा जो इस लेसन के न्यूमेरिकल को सोल्व करने में लगाए जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे फार्मूले आपको अच्छे समझ में आए होंगे और फार्मूले आपको अच्छे लगे बेटा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत का आपसे इतना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप भी अगर 12th क्लास फिजिक्स का इसी प्रकार नोट्स तो बना करके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।